नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC110 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा भारत में औपनिवेशिक विस्तार। तो यदि इससे पहले आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए, ताकि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये पढ़ाया जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से भारत में व्यापार करने आएगी और देखते ही देखते वो कैसे भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगेगी। इसके साथ साथ इस चैप्टर में हमें 2 एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की गई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से राजनीति में हस्तक्षेप करके भारत के राजाओं को अपने में मिला लेती थी और देखते ही देखते फिर उनकी रियासतों पर कब्जा कर लेती थी, जिसमें से पहला एग्जाम्पल अवध का दिया है और दूसरा दिया है पंजाब का। हालांकि उतने विस्तार से हमारे चैप्टर में इस चीज़ की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से और भी बहुत सारी चीज़ में ऐड कर सकूं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है छोटी सी, और उसके बाद ये बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उस समय भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो थोड़ी सी चरमराई हुई थी। देश में कोई भी ऐसी सेंट्रल पावर नहीं थी जो देश को चला सके। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों में कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं था जो उस सत्ता को संभाल पाता। आगे चलकर उत्तराधिकार के युद्ध होंगे, परिणाम स्वरूप मुगल सत्ता कमजोर हो जाएगी। अब देखो, मुगल सत्ता जब कमजोर होगी तो उसके अंतर्गत जितनी भी रियासतें थी वो अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर देंगी। सारे के सारे राजा मुगलों से धीरे धीरे अलग होने ले जाएंगे, जिसके बारे में हमने विस्तार से चैप्टर नंबर 1 में चर्चा की है। तो चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख लीजिए इस पैराग्राफ के लिए आप, तो आपको ये छोटा सा पैराग्राफ विस्तृत रूप से चैप्टर नंबर 1 में समझाया गया है। मोटी मोटी 2 बातें आपको याद रखनी है बस। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो भारत में कोई भी एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी और छोटी छोटी रियासतों का उदय हो रहा था जो मुगलों से अपने आप को स्वतंत्र कर रही थी। उन रियासतों में हैदराबाद की अगर बात की जाए, बंगाल की बात की जाए, जाटों ने जो विद्रोह किया, सिखों ने जो पंजाब का अलग से निर्माण किया, ये प्रमुख हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम अवध की। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया सहायक संधि, लेकिन चैप्टर में सहायक संधि को समझाया नहीं गया कि सहायक संधि क्या होती है। तो पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ सहायक संधि क्या होती है। देखिए, विलय का मतलब तो मिलना होता है, और सहायक संधि क्या आती है तो सुनिए। 1798 में एक गवर्नर जनरल बना अंग्रेजों का जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ये माना जाता है सहायक संधि लेकर आया। हालांकि रूल्स पहले से ही लागू हो चुके थे, लेकिन उसे जो फॉर्मल रूप से लागू किया ना वो वेलेस्ली ने लागू किया। अब बात ये आती है सहायक संधि थी क्या। तो सहायक संधि में सबसे पहला पॉइंट ये था कि जिस भी राजा का संबंध कंपनी से होगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। यानी कि जो भी राजा ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध बनाएगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगी? कंपनी। यानी कि उस राजा को किसी से युद्ध लड़ेगा तो कंपनी अपनी सेना उसके साथ भेजेगी। तो ऐसे में दूसरी चीज़ ये थी कि जब कंपनी के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है राजा की, तो हमेशा राजा की सीमा में कंपनी की एक सेना की टुकड़ी तैनात रहेगी, लेकिन उस सेना के रखरखाव का खर्चा राजा देगा। यानी कि पहली बात तो ये होगी जिसका भी संबंध कंपनी के साथ है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? कंपनी की। तो कंपनी सुरक्षा के लिए अपनी एक सेना रखेगी उसकी सीमा में, उस सेना की खर्चा कौन उठाएगा? वो राजा उठाएगा। तीसरी बात ये हो गई, जो सबसे बड़ी बात थी, कि राजा ना तो कंपनी से बिना पूछे किसी से युद्ध लड़ सकता है, और राजा ना तो कंपनी से बिना पूछे किसी से मित्रता कर सकता है। इसके अलावा जिस भी राजा का संबंध कंपनी से होगा वो फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। और अगली बात ये थी कि राज दरबार में एक अधिकारी की तैनाती की जाएगी जिसका नाम होगा रेजिमेंट, जिसका पद होगा रेजिमेंट का। तो इस प्रकार से सहायक संधि के माध्यम से जहाँ एक और तो राजाओं को ये दिखाया जाता था कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालबाजी ये खेली कि वहाँ पर जब अपना एक अधिकारी होगा तो दरबार में होने वाली हर चीज़ के बारे में उन्हें पता चल जाएगा, और फिर जैसे ही वो देखेंगे कि सत्ता कमजोर है वैसे ही आक्रमण करके उस क्षेत्र को अपने में मिला लेंगे। तो देखिए अवध के साथ ये मुद्दा कैसे बना, और फिर अवध पर अंग्रेजों की निगाह गई तो गई क्यों। तो सहायक संधि अभी तक मैंने समझाई, अब मैं समझाऊंगा कि अवध पर अंग्रेजों की निगाह क्यों गई। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं बंगाल से। तो हम सभी जानते हैं 1757 में प्लासी का एक युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में एक तरफ सेना किसकी थी? नवाब सिराजुद्दौला की, और दूसरी तरफ सेना थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर कासिम को अपने साथ मिला लिया, मीर जाफ़र को अपने साथ मिला लिया, और मीर जाफ़र को ये कहा कि अगर तुम युद्ध में सेना की तरफ से नहीं लड़ते हो सिराजुद्दौला की, तो आगे चलकर हम आपको शासन की बागडोर दे देंगे।
तो जब युद्ध हुआ तो नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से उसका सेनापति मीर जाफर नहीं आया और नवाब सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया। आगे चलकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। जब मीर जाफर राजा बन गया तो उसे लगने लगा कि ना वो खुलकर काम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। तो आकर चलकर मीर जाफर तो मर गया, और नहीं, मीर जाफर ने विद्रोह किया, लेकिन फिर मीर कासिम को शासक बनाया गया। मीर जाफर को वहाँ की गद्दी से हटा दिया गया और फिर मीर कासिम को वहाँ का राजा बनाया गया। अब जब मीर कासिम राजा बना ना, तो ये चाहता था कि मैं अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली ना बनूँ। तो ऐसे में बंगाल का ही जो राजा था मीर कासिम, इसने क्या करा, अवध का राजा था उस समय शुजाउद्दौला, तो अवध के राजा शुजाउद्दौला से इसने क्या करी, मीटिंग करी और ये कहा कि अगर आप हमारा साथ दें तो हम कंपनी के खिलाफ एक युद्ध लड़ते हैं संयुक्त रूप से। शुजाउद्दौला ने कहा कि भाई खाली हम और तुम क्यों, मुग़ल राजा शाह आलम को ही बुला लिया जाए। उस समय मुग़लों का जो राजा था वो था शाह आलम द्वितीय, तो उसके पास भी ये मीटिंग हुई। अब ये तीनों मिलकर एक हो गए, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। अब इन तीनों ने एक जॉइंट सेना बनाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर दी। इस युद्ध को हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, 1764 के। तो जब ये बक्सर का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में जो सबसे ज़्यादा सैनिक थे वो अवध के ही थे। ये युद्ध हुआ ब्रिटिश के खिलाफ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अब अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध हुआ तो ऐसे में लगने लगा इन तीनों को कि हम तीनों मिलकर तो ब्रिटिश को हरा ही देंगे और फिर आगे चलकर क्या होगा, अपनी अपनी सत्ता चलाएंगे। लेकिन बक्सर का युद्ध दुर्भाग्यवश ये हार गए। बक्सर का जब ये युद्ध हार गए तो इनकी सेना को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और यहीं से उसे बंगाल की दीवानी हैसियत प्राप्त हो गई, यानी कि अब वो बंगाल में टैक्स की वसूली भी कर सकती है। तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लिया और शाह आलम द्वितीय को ऐसी अपमानजनक संधि के लिए मजबूर कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप अब वो कर की वसूली का अधिकार भी किसको मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और शुजाउद्दौला को देखिए अब इसके साथ क्या होगा। तो अब हम बात करते हैं अपनी किताब से कि शुजाउद्दौला के साथ क्या होएगा। तो हमने ये बात तो कर ली कि अवध पर निगाह क्यों पड़ी। तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अवध की सेना ने निभाई थी। इन्होंने बड़े पैमाने पर सैनिकों ने लूटपाट की और ब्रिटिश को परेशान किया। अवध की सेना की बात की जाए तो अवध की सेना की विशेषता देख लेते हैं थोड़ी सी। अवध की राज्य में और इसके अधिकारियों में बड़े पैमाने पर शिया मुसलमान थे। हालांकि इनकी जनसंख्या कम थी लेकिन फिर भी ये उच्च पदों पर थे। मुंशियों की जाति में खत्री और कायस्थ थे जिन्होंने अवध के प्रशासन में उनका योगदान बहुमूल्य था। इसी प्रकार से राजपूत और ब्राह्मण भी अधिकतर जमींदार थे, हालांकि उनका प्रशासन में कोई दखल नहीं था। तो ये तो थी अवध की संरचना, यानी कि अवध की जो राजनीति थी उसकी बनावट में ऊंचे पदों पर शिया मुसलमान थे और फिर प्रशासन में जो भूमिका निभाते थे वो कायस्थ और खत्री थे और समाज में जिनकी भूमिका अच्छी थी वो थे राजपूत और ब्राह्मण। तो ऐसे में क्या होता था, ऐसे में शासन दुर्बल था क्योंकि बड़े पैमाने पर सामाजिक स्तर पर क्या होते थे, तनाव रहते थे, मतभेद रहते थे। हिंदू और मुसलमानों के बीच में जमींदारी को लेकर दावा किया जाता था। तो ये माना जाता है कि ये लोग ये कहते थे, हिंदू मुसलमान जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, कि भाई अवध के राजा के आने से पहले हम स्वतंत्र क्या थे, जमींदार थे। इस राजा के आने के बाद हम नियंत्रण में आ गए, तो इसलिए वो उसके राजा को राजा नहीं मानते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध की राजनीति को बहुत गहराई से अध्ययन किया और उसने देखा कि हाँ भाई, अगर अवध को हम लूट लें, यानी कि अवध को अपने में शामिल कर लें, तो धीरे धीरे करके पूरा उत्तर भारत हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि बंगाल तो इनके पास आ ही गया। और अगर ये अवध के राजा को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और फिर बस्ती क्या है, अब वो मुगल बादशाह हार ही गया है तो दिल्ली अपने पास ही है। तो यानी कि पूरे उत्तर भारत पर अगर अवध पर कब्जा कर लिया था तो पूरा उत्तर भारत किसके नियंत्रण में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अवध की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देगी बक्सर के युद्ध के बाद। तो अंग्रेजों से हारने के बाद मुगलों की सेना का जो विद्रोह में नेतृत्व किया था उसकी कीमत चुकानी पड़ी किसको, अवध को। तो देखिए आगे पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है। इस संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ होते, कौन सी संधि से, सहायक संधि से, जो कि मैंने अभी बताया कि 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद शुजाउद्दौला को उसके पद से क्या कर दिया गया, दोबारा से स्थापित कर दिया गया। ये कहा गया कि शासन तो तुम ही चलाओगे लेकिन अब हमारे हाथों की कठपुतली बनकर तुम रहोगे। ऐसे में वो कंपनी की कड़ी शर्तों में जकड़ गया, जिसके तहत उसने क्या करा,
अपनी प्रतिरक्षा के परिणाम स्वरूप उसे बड़े पैमाने पर युद्ध के हर जाने के रूप में 50 लाख रुपए कंपनी को देने पड़े। और इसके साथ साथ उसे ये भी कहा गया कि अवध में जो कंपनी व्यापार करेगी उस पर राजा कोई भी टैक्स नहीं ले सकता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहला प्रॉफिट क्या हुआ? बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पहला प्रॉफिट ये हुआ कि अवध में उसे व्यापार करने का अधिकार मिल गया, वो भी कर मुक्त। दूसरी बात, 50 लाख रुपए हर जाने के रूप में उसे मिले। इसके अलावा सहायक संधि के तहत उन्होंने वहां पर अपनी एक सेना की स्थापना कर दी और प्रति ब्रिगेड पर, यानी कि सेना की प्रत्येक ब्रिगेड पर 2,10,000 रुपये खर्च कौन करेगा? राजा। जो कि मैंने पहले बता दिया, सहायक संधि के तहत सेना की खर्चा कौन देगा? राजा। यानी कि पहले ब्रिटिश सेना का जो खर्चा ब्रिटेन से आता था, अब वो धीरे धीरे करके यहीं से निपटारा किया जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हमारी सहमति बिना तुम किसी बंदे को अपने राज दरबार में नहीं रखोगे। और इन्होंने अवध के राज दरबार में एक रेजिडेंस को रख दिया, यानी कि अब अवध में होने वाली प्रत्येक घटना पर अंग्रेजों की पैनी निगाह शुरू हो गई। कौन से युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। इस प्रकार से अवध में जितने भी अधिकार थे, मानव शक्ति और जितना भी धन था, उसका लाभ धीरे धीरे अंग्रेजों को मिलने लगा। और इस प्रकार से अंग्रेजों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो पूरी तरीके से बदल गई। अवध, बिहार, बंगाल धीरे धीरे किसके नियंत्रण में आ गया? कंपनी के। इसके बाद कंपनी ने मराठों और सिखों पर भी लगातार विजय प्राप्त करी और उन्हें भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अब उसकी बारी थी कि अवध पर अंकुश लगाना। तो अब वो क्या करेंगे? यहाँ के राजा को यहाँ से हटा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अवध के राजा ने कोई भी विरोध नहीं किया। अवध का राजा समय आने पर विरोध भी करेगा कंपनी का, हालांकि वो कर कुछ नहीं पाएगा। तो बताया जाता है कि 1765 में नवाब सिराजुद्दौला ने क्या करा? अपनी सेना का निर्माण किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया। हालांकि ब्रिटिश की संधि के हिसाब से ये था कि सिराजुद्दौला एक बड़ी सेना का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इस संधि के अनुच्छेद 8 को वो तोड़ देगा। और इसके साथ साथ अंग्रेज व्यापारी जो यहाँ पर फ्री फंड में व्यापार करते थे, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, इन पर ये टैक्स भी लगा देगा। ये कहेगा आपको यहाँ से मुक्त व्यापार नहीं करना, अब आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कर लगा दिए इसके ऊपर। उन लोगों ने कर जब देने से मना कर दिया तो उन्हें यहाँ से भगा दिया गया। नवाब के इस क्रियाकलापों का इन व्यापारियों ने कसकर विरोध किया, तो इन्हें यहाँ से जब भगा दिया गया तो ये बेचारे खिसियाकर इंग्लैंड चले गए। जब ये इंग्लैंड चले गए तो इन्होंने क्या करा? नवाब का शिकायत करी। अब जब इन्होंने नवाब की शिकायत करी तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे सीधे क्या हो जाएगी? युद्ध की स्थिति में आ जाएगी। किससे? अवध से। और इसी दौरान एक घटना घटेगी, शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाएगी। यानी कि शुजाउद्दौला जिसने कंपनी के साथ संधि करी थी और उस संधि को वही तोड़ रहा था, तो अचानक से उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसका पुत्र आसफ-उद-दौला अवध का शासन हाथ में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन ना अवध का एक नियम था कि अवध के नियम में ये नहीं था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो ऐसे में जो वहाँ के बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, वो उसके खिलाफ हो गए। किसके? आसफ-उद-दौला के। और आसफ-उद-दौला ये चाहता था कि मैं शासन करूँ। ऐसे में उसने क्या कहा? वो सीधे चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और उसने ये कहा कि भाई मैं राजा बन जाऊँ, आप मेरी मदद करो, बदले में मैं आपको कुछ क्षेत्र दे दूंगा और आपके जो पहले से पैसे मिलते थे, पेंशन वगैरह मिलती थी आपको, उसे और भी ज़्यादा बढ़ाकर दूंगा। कंपनी के हाथ में एक सुनहरा अवसर मिल गया। यानी कि देख रहे हैं आप कंपनी किस प्रकार से जो हमारी फूट है, जो मंदबुद्धिता है उस समय की, उसका फ़ायदा कैसे उठा रही है। तो वो कहेगी ठीक है भाई, आसफ-उद-दौला आज से यहाँ का शासक बन गया। आसफ-उद-दौला जैसे ही शासक बन जाता है, यानी कि और सरदारों की फिर बस की नहीं होती ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने की, तो फिर क्या होते हैं? वो आसफ-उद-दौला को अपना शासक मान लेते हैं। अब जब आसफ-उद-दौला वहाँ का शासक बन जाता है तो वो बनारस अंग्रेजों को दे देता है और 50,000 रुपये अधिक देता है। तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो और अच्छा हो जाता है और अवध का रक्षा तंत्र और ज़्यादा कम हो जाता है। आगे चलकर 1797 में आसफ-उद-दौला भी मर जाएगा और आसफ-उद-दौला के मरने के बाद कंपनी आंतरिक मामलों में बहुत सारा हस्तक्षेप करने लग जाएगी। धीरे धीरे कर जो नए नवाब बनेंगे उन्हें और तरीके से लूटा जाएगा। अंग्रेजी सेना के रखरखाव के खर्चे के लिए 20 लाख रुपए की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। नवाब हर साल कम से कम 76 लाख रुपए तो सीधे सीधे कंपनी को इसलिए देगा कि आप अपनी सेना को खिला लो। तो धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी तो मजबूत होती जाएगी और अवध बेचारा कमज़ोर होता जाएगा। 1801 में अवध के ऊपर सहायक संधि थोप दी जाएगी और इस संधि के तहत दोआब, गोरखपुर और रोहिलखंड के इलाके कंपनी को दे दिए गए। ये जनरल वेलेस्ली की बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी जिसमें अवध फंस गया। अब इसके साथ साथ इन्होंने ये कह दिया कि अवध की सेना कोई विरोध न करे, इसलिए उसके सैनिकों की संख्या कम कर दी जाए और कंपनी के सैनिकों की संख्या यहाँ पर क्या कर दी जाए? बढ़ा दी जाए।
यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की संख्या अवध में बढ़ गई और अवध की जो देसी सेना थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम। अवध के शासक क्षेत्र में कंपनी के जो पदाधिकारी थे वो धीरे धीरे करके उसकी राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। आगे चलकर अवध का राजा बना वाजिद अली शाह। तो अवध का राजा जब बना नवाब वाजिद अली शाह, तो इसे यह कहकर हटा दिया गया कि ये कंपनी सही से शासन नहीं कर रहा, ये जनता में लोकप्रिय नहीं है, और इसे निष्कासित करके रंगून के जेल में भेज दिया गया। तो ऐसे में जब इसके राजा को हटा दिया गया वाजिद अली शाह को, तो यहाँ की उसकी बेगम ने विरोध करना शुरू किया, और जब अवध की बेगम विरोध करेगी तो ये विरोध हमारा 1857 के विद्रोह में काम आएगा। यानी कि 1857 के विद्रोह में सबसे खूंखार जो विद्रोह होगा वो अवध में होगा, और वो अवध में विद्रोह इसीलिए होगा क्योंकि अवध के राजा वाजिद अली शाह को यह कहकर हटा दिया जाएगा कि वो जनता में लोकप्रिय नहीं है, वो सही से कर्मठ रूप से कार्य नहीं कर रहे, वो भ्रष्टाचारी हैं। जबकि ऐसा नहीं था, जनता उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी, और ऐसे में अवध में विद्रोह शुरू हो गया, जो कि 1857 के विद्रोह का एक कारण था। अब यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि अवध की पतन कैसे हुआ। तो देखिए, अवध के शासकों से क्षेत्र हासिल करने के साथ साथ कंपनी ने क्या करा, अवध में एक सेंट्रल पावर का निर्माण कर लिया। उसके रेजिडेंट ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे क्या करने लगे, ऐसे लोगों की नियुक्ति करने लगे जो कंपनी के प्रति निष्ठावान हो। नवाब के पद को तो वहां से हटा ही दिया गया, जमींदारों से उनकी जमीनें ले ली गई और वो कंपनी के लोगों को दे दी गई। राजकीय घरानों में जितने भी दावेदारी जितनी थी वो सब कंपनी के लोगों की थी। धीरे धीरे करके यानी कि पूरे पूरे राज परिवार में आसफुद्दौला की जो माँ थी, बहू बेगम थी, इन्होंने तो अपनी वसीयत में ये लिख दिया था कि उनके मरने के बाद मस्जिद और पवित्र स्थलों को छोड़कर सारी की सारी राशि कंपनियों को दे दी जाए। तो ऐसे ने कंपनी ने ये कहा कि भाई उनकी वसीयत के हिसाब से ये सारा क्षेत्र अब हमारा है, अब नए राजा को सिर्फ हमारे हाथों की कठपुतली बनकर रहना पड़ेगा। तो अवध के राजा ने जब ये चीज़ों को मानने से मना कर दिया तो उसे यहाँ से हटा दिया गया। इस प्रकार से अवध की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से पतनशील हो गई। ऐसे में राजा पूरी तरीके से किस पर निर्भर हो गया, कंपनी पर। और अपने उद्देश्यों के लिए पूर्ति के लिए कंपनी ये चाहती थी कि अवध का नवाब मुगल शासक से स्वतंत्र होने की घोषणा कर दे। कंपनी के अधिकारियों ने गाजिउद्दीन को स्वतंत्रता की घोषणा करने का प्रोत्साहित किया, यानी कि अगर मुगलों से अवध का राजा अलग हो जाएगा तो सीधे सीधे वो मुगलों का दुश्मन हो जाएगा, और उधर मुगलों की सत्ता कमजोर है ही, और फिर सीधे सीधे अवध को अपने नियंत्रण में ले ही लेंगे। तो इस प्रकार से पूरी पूरी घटना सी चल रही है। देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कहानियों को स्टेप टू स्टेप लेकर चलना पड़ेगा, वरना आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो अगर मैं सिंपल सी 3 या 4 लाइन में बात करूं कि अवध का पतन कैसे हुआ या अवध प्रशासनिक कमजोरी के क्या कारण थे, तो अवध प्रशासन में कमजोरी के तो अवध पर निगाह कैसे पड़ी, बक्सर के युद्ध से। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी क्या चाहती थी कि वो अवध को अपने नियंत्रण में ले ले। अवध को नियंत्रण में लेने से उनके पास उपजाऊ भूमि का एक ऐसा भाग हासिल हो जाता जिसके माध्यम से वो अपने खर्चों को पूरा कर सकते थे, कृषि से उपज में हिस्सा ले सकते थे, कृषि का आयात निर्यात करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती थी कंपनी। ऐसे में अवध उनके लिए जरूरी हो गया था, और उस पर नीति लॉर्ड वेलेस्ली और आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी दोनों ही अवध को अपना नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में अवध की राजनीति में उन्हें बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा जब बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला हार जाएगा, और शुजाउद्दौला को क्या करेंगे, वो अपमानजनक संधि थोप देंगे। अब वो संधि माननी ही पड़ेगी शुजाउद्दौला का। क्यों? क्योंकि शुजाउद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध लड़ ही नहीं सकता था। आगे चलकर शुजाउद्दौला क्या करेगा, विरोध करेगा, लेकिन वो बेचारा मर जाएगा। उसका जो पुत्र बनेगा, उस पुत्र को अपने जो सामंत थे, अपने दरबारी थे, उनसे संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे में वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता लेगा, बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी उसे और ज़्यादा निम्न स्तर पर ला देगी। उसकी मृत्यु के बाद जो नए राजा बनेंगे उनकी हैसियत जीरो होगी, और आगे चलकर जो उनकी माँ और बेगमें हैं वो सारी वसीयत ब्रिटिश को दे देंगी। ऐसे में ब्रिटिश पूरे अवध पर क्या कर लेंगे, नियंत्रण कर लेंगे। तो इतनी सी चीज़ें आपको स्टेप टू स्टेप लेकर चलनी है, वरना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब बहुत छोटा सा हमारे चैप्टर में दिया गया है, इसमें से प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है, बट फिर भी एक पैराग्राफ है तो मैं पढ़ा देता हूँ। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब में कब्जा करना चाहती है, लेकिन वो कब्जा कर नहीं पाएगी। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी, सरकार में लगातार बदलाव होंगे, एक के बाद जितने भी लोग आएंगे उन सब में सत्ता के लिए बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा। जैसे खड़क सिंह, नवनिहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह और अंत में दिलीप सिंह गद्दी पर बैठेगा।
पंजाब के दरबार में षड्यंत्र और धोखाधड़ी का बोलबाला होगा और ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर लेगी। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अस्थिरता आ जाएगी, राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी। कोई भी ऐसा शासक नहीं होगा जो पूरी तरीके से इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले सके। कंपनी इस कमजोरी का फायदा उठाएगी और पूरे के पूरे पंजाब पर कब्जा कर लेगी। पंजाब पर अंग्रेजों की निगाह तो 1830 के बाद से ही अंग्रेज पंजाब पर अपनी निगाह लगाने लगे थे। एक बार ब्रिटिश सेना के सेना अध्यक्ष ने रणजीत सिंह के पोते की शादी में शामिल हुए। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के पोते की शादी थी तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश के सेना अध्यक्ष सर हेनरी फैन को बुलाया था। अभी जब सर हेनरी फैन वहाँ पर गया तो इस शादी में दावत में शामिल होने नहीं गया, बल्कि ये देखने गया था कि इस शादी के बहाने पंजाब में सेना कितनी पावरफुल है, अगर पंजाब की सेना को हराना है तो कितने लोग होने चाहिए। इसके बाद इसने क्या करा, अपने गवर्नर जनरल एलन बोरो को बताया कि पंजाब में भाई इतनी सेना है और अगर हम इतनी इससे ज़्यादा सेना लेकर आ जाएं तो पंजाब पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, अफगानिस्तान में पंचवर्षीय युद्ध हुआ और इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सेना की स्थिति कमज़ोर हो गई। तो उसने सोचा कि पंजाब पर आक्रमण तो हम बाद में भी कर लेंगे, अभी पहले अफगानिस्तान से निपट लें। तो इस वजह से उस समय तो पंजाब बच गया, लेकिन आगे चलकर अंग्रेज़ों को जल्दी सुनहरा अवसर मिल गया। पंजाब में सरकार के लगातार बदलाव और अधिकारियों के भ्रष्टाचार और सेना में पंजाब की जो सेना थी वो अनुशासनहीन थी। व्यापारी वर्ग और लाहौर की जनता की उदासीनता की वजह से अंग्रेजों को क्या मिला, एक मनोबल मिल गया कि वो पंजाब को हरा सकते हैं। यानी कि पंजाब की हार का बड़ा कारण क्या था, किसी भी पावरफुल नेता का ना होना, किसी भी दूरदर्शी नेता का ना होना। जितने भी अधिकारी थे वो भ्रष्टाचारी थे, सेना अनुशासनहीन थी, व्यापारी वर्ग उदासीन थे, उन्हें देश से कोई लेना देना था नहीं। ऐसे में वहाँ के जो उच्च पदों पर लोग थे जैसे कि राजा लाल सिंह, सेना अध्यक्ष मिस्टर तेज सिंह, लाहौर दरबार के मुख्य सरदार डोगरा राजा गुलाब सिंह, इन सब के बीच में थोड़ी सी मित्रता थी। यानी कि एक तरफ तो षड्यंत्र चलता था, लेकिन दूसरी ओर राजा गुलाब सिंह, तेज सिंह और लाल सिंह, इनके बीच में मित्रता थी। ये तीनों एक जैसा मत रखते थे। अब क्या हुआ, पहला आंग्ल पंजाब युद्ध होता है, यानी कि पहला ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब का युद्ध होता है। ये युद्ध 13 दिसंबर 1845 को होगा। इस युद्ध में कंपनी की सेना लगभग ध्वस्त हो जाएगी, यानी कंपनी को हरा देंगे सिख। पर लाल सिंह जो था ये थोड़ा सा कूटनीतिक मामलों में कमज़ोर था, जहाँ पर इतिहासकार कनिंघम ने लिखा भी है कि लाल सिंह के कारण सिख सेना एक नाजुक मौके पर चूक गई। जब अंग्रेजों का गोला बारूद एकदम खत्म हो रहा था तब सिख चाहते तो ये पूरी ताकत से हमला करते और ईस्ट इंडिया कंपनी को असफल कर देते, लेकिन इनके अंदर नेतृत्व की कमी थी, जिसकी वजह से ये अंत में हार गए और इन्हें लाहौर की अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी। इस संधि के तहत कंपनी ने 50 लाख रुपए इनसे वसूले, जम्मू कश्मीर का इलाका भी वसूल लिया। हालांकि आगे चलकर जम्मू कश्मीर का इलाका गुलाब सिंह को दे दिया गया। पंजाब की सेना शक्ति को कम कर दिया गया। इसके जो सेना थी वो आगे चलकर 20,000 पैदल सैनिक और केवल 12,000 घुड़सवार इसमें रह गए थे, क्योंकि किसी भी देश की अगर आप सेना कमज़ोर कर देते हो तो एक तरीके से आपने उस क्षेत्र को पूरा कमज़ोर कर दिया। फिर वही अवध की तरह यहाँ पर भी एक रेजिमेंट रख दिया जाएगा, जो कि पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण करेगा। हालांकि आगे चलकर ब्रिटिश इससे संतुष्ट होंगे नहीं, वो पूरी तरीके से पंजाब पर शासन स्थापित करना चाहते थे। तो ऐसे में जब लाहौर के दरबार में बगावत होगी तो इस बगावत को ये लोग कुछ और हवा देंगे और फिर धीरे धीरे मुल्तान के नवाब को अंग्रेजी लोग संरक्षण देंगे और आपस में इन दोनों की लड़ाई करवा कर पूरे के पूरे पंजाब को ये जीत लेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने पंजाब पर कब्जा किया। एक छोटी सी टिप्पणी आ सकती है कि पंजाब पर शासन कैसे किया। तो आई होप सो इस चैप्टर से 2 ही प्रश्न बनते हैं, एक अवध का विलय किस प्रकार से हुआ, दूसरा पंजाब का। तो इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता इसमें से 20 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा या बड़ा क्वेश्चन आएगा, टिप्पणी में ही इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर भी आया तो आप कर देंगे, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाइए, उसे बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।